भारत की सत्ता में, भारत के संसाधनों में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी वर्गवाद के सबको समान रूप से हिस्सा और भागीदारी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन है, तमाम तरह के खनिज पदार्थ की खाने हैं, जहां से उत्खनन होता है, अरबों खरबों रुपए का उत्खनन होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो केवल कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? आप लोगों को अपने बीच फैले इस जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमारे बीच में जातिवाद फैला है, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। पहले दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के बीच में जो जातिवाद बढ़ गया है, उसके बीच में जो मनुवाद घुस गया है, अपने अंदर फैले हुए इस जातिवाद को तो खत्म करो। तो हमारे समाज के लोगों को ये बात समझ आने लगी है कि जातियां कुदरत ने नहीं बनाई है, जातियां चालाक इंसानों ने बनाई है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के मूल निवासियों को 7,443 जातियों में बांट दिया? उनको पहचानना बहुत जरूरी है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने 3,500 साल तक देश के बहुजनों को, मूल निवासियों को, जिन्हें आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाता है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से वंचित रखा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के इस 90% समाज को व्यापार करने से वंचित रखा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने लगभग 3,500 साल तक संपत्ति से, मानवता के दर्जे से भारत के लगभग 90% लोगों को वंचित रखा? ये वही लोग हैं जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जातियों का निर्माण किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भारत हजारों साल गुलाम रहा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के 90% लोगों को शस्त्र धारण नहीं करने दिए। भारत अगर इतने लंबे समय तक अनेकों बार गुलाम रहा, चाहे वो गुलाम वंश का गुलाम रहा हो, चाहे तुगलक वंश का रहा हो, चाहे खिलजी वंश का रहा हो, चाहे लोधी वंश का रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो और चाहे अंग्रेजों का रहा हो, भारत अगर हजारों साल तक गुलाम रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग नहीं हैं जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को शस्त्र धारण करने की और शस्त्र कला सीखने की योग्यता से वंचित रखा? अगर हमारे लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया होता, हमारे लोगों को शस्त्र चलाना सिखाया होता, तो कभी भी भारत गुलाम ना होता। अगर हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर हजारों साल तक धार्मिक बंदिश ना होती, तो दुनिया के सामने शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी भी पिछड़ा ना होता। हमें अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझना होगा, हमें पहचानना होगा ऐसे लोगों को। वो कौन लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया।
ये वही लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे आज ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि देश के अंदर जितने कॉलेज हैं उनमें कौन लोग प्रोफेसर हैं। अगर देश शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सामने पिछड़ गया, इसके लिए वो प्रोफेसर जिम्मेदार हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पर अपना कब्जा रखा। आज मैं देश के तमाम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में 2% से भी कम लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनकी संख्या लगभग 85% है, उस समाज से 2% से भी कम लोग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स हैं। क्या हमारे लोगों में योग्य और काबिल लोगों की कमी है क्या? आप हमें मौका ही नहीं दोगे तो वे संस्थानों को हम चलाएंगे कैसे? और जब संस्थानों को तुम चला रहे हो, फिर भी हमारे देश के शिक्षण संस्थान दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में एक भी स्थान हासिल नहीं कर पाए। इसके लिए अगर भारत इतना पिछड़ गया है तो इसकी जिम्मेदारी भी वही लोग स्वीकार करें जिन लोगों ने शिक्षा पर अपना कब्जा रखा और शिक्षण पर अपना कब्जा रखा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कलबुर्गी के अंदर यहां दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग हैं जितने आए हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग जज नहीं बन पाते तो कौन सी व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है? अगर इन सारे समाजों के, जिसकी संख्या लगभग 85% है, अगर वो वाइस चांसलर, प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, अगर वो बिजनेस के अंदर अपना हिस्सा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है। हमारे लोग तो मेहनत कश हैं। हमारे लोगों के अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी है। हम लोग इतने काबिल हैं कि देश के अंदर जितने प्रकार की भी फसलें उगती हैं, जितने प्रकार का भी अन्न उगता है, उन सब फसलों को मजदूर के तौर पर अगर उगाने का कोई काम करता है तो वह हमारा मेहनत का समाज करता है। कपास उगाकर, रुई बनाकर, धागा बनाकर कपड़ा बनाने का, कपड़ा सिलने का काम हमारा ये मेहनत का समाज करता है। मैंने पिछले दिनों देखा, कई राज्यों से ऐसी खबर आई कि स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील बनाती थी वो दलित समाज की महिला थी, तो बच्चों ने उनके हाथ के बने खाने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दलित भोजन माता के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जो भी खाना आप खाते हैं, खेत का मालिक कोई भी हो, लेकिन उस फसल को मजदूर के तौर पर उगाने का काम तो हमारे मेहनत का समाज के लोग करते हैं, उसमें हमारा हाथ लगा हुआ है। अगर वो खाना हमारे हाथ से पवित्र हो गया, फिर तो आपको खाना खाना बंद करना होगा। खाने के बजाय हवा पानी पे आपको जिंदा रहना होगा। और ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जो जूते और चप्पल तुम पहनते हो, वो जूते और चप्पल भी हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हो, वो कपड़े भी हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जिन कॉलेज के अंदर आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों के अंदर आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन इमारतों का निर्माण भी मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोग करते हैं। जिन अस्पतालों में आप इलाज कराना
बनाने जाते हो, उन अस्पतालों का निर्माण भी मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोग करते हैं। जिन मंदिरों में आप पूजा करने जाते हो, उन मंदिरों का निर्माण और उन मंदिरों में जो मूर्तियां लगाई जाती हैं, उन मूर्तियों का निर्माण भी शिल्पकार के तौर पर हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं। तो क्या आप उन मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? अगर आप दलित समाज की महिला के हाथ का खाना बना हुआ खाने को इनकार करते हो, तो आपको कपड़े पहनना छोड़ना होगा, आपको जूते चप्पल पहनना छोड़ना होगा। क्या क्या छोड़ोगे आप? ऐसे तो भारत नहीं चलेगा, ऐसे कभी भी भारत मजबूत नहीं हो सकता। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का भाषण जो उन्होंने संविधान सभा के सामने दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित होगा, इस पर मुझे संदेह नहीं है। लेकिन भारत आजाद बना रहेगा और भारत के लोगों की आजादी बनी रहेगी, इस बात पर मुझे संदेह है। उन्होंने दो चिंताएं जाहिर की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने आजादी को लेकर दो चिंताएं जाहिर की थी। एक चिंता यह थी कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगेंगे, उस दिन भारत की आजादी खतरे में चली जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने यह जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग देश के किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचे बिना उसके सारे निर्णयों को आंख मीच कर मानने लगेंगे, उसकी जय जयकार करने लगेंगे, चाहे वो नेता जनता का पूरा भविष्य ही बर्बाद क्यों ना कर दे, फिर भी उसके नाम के जयकारे लगाएंगे। उस दिन पेपर पे भारत के लोगों की आजादी रहेगी, लेकिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जाहिर की हुई दोनों चिंताएं सच साबित हो रही हैं। इसीलिए भारत के लोग अपनी आजादी खो चुके हैं। जो लोग जिन्होंने उनके रोजगार छीन लिए, जिन्होंने देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत बढ़ा दी, फिर भी ऐसे लोगों का कुछ लोग गुणगान करने में लगे हैं। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बने हैं, जैसे आईआईएम बना है, आईआईएम के अंदर एक साल की फीस एक बच्चे की 20 लाख से भी ज्यादा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या एससी, एसटी, ओबीसी के 99% लोग अपने बच्चे की पढ़ाने के लिए आईआईएम के लिए 20 लाख का खर्चा एक साल का उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। लेकिन वो संस्थान बने किसके पैसे से हैं? बने तो जनता के पैसे से है ना। बनाया तो सरकार ने जनता के पैसे से है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों का क्या फायदा जिसमें जनता अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च ही ना उठा पाए? तो क्या ऐसे शिक्षण संस्थान, चाहे वो आईआईएम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, उन सब के अंदर पढ़ाने के लिए, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक डिग्री कराने के लिए कई कई लाख रुपया चाहिए। और बहुजन समाज के तो 99% लोग लाखों रुपए का पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। जबकि ये जितने भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, सरकारी लॉ कॉलेज बने हैं, सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज बने हैं, ये सारे कॉलेज सरकार ने जनता के पैसे से बनाए हैं। लेकिन जनता अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकती। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकारों ने जनता के पैसे से पैसे वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं क्या? क्या यह सवाल बनता है या नहीं बनता? जो लोग मेरी बात से सहमत हैं
वो अपने जगह बैठे बैठे दोनों हाथ उठाकर इस बात का समर्थन कीजिए, क्या ये सारे सरकारी संस्थान, क्या सरकार ने जनता के पैसे से केवल पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए हैं क्या? तो फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? जानबूझ के एक साजिश रची गई है, उस साजिश की तरफ आपका ध्यान नहीं है। एक एक करके जो भारत की कंपनियां थी, वो सारी कंपनियां भारत सरकार ने एक एक करके बेच दी। भारत की सरकार ने इंडियन रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सरकार देश के संस्थानों को बेचती जा रही है, क्या उसे काबिल सरकार कहेंगे, निकम्मी और नाकारा सरकार कहेंगे? निकम्मी और नाकारा सरकार कहेंगे ना। जो देश के संसाधनों को बेच दे, ऐसी सरकारों को क्या हम ये नहीं मानेंगे कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के लोगों के हक अधिकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए? एक जमाना था जब पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल होते थे। अचानक क्या हुआ? उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के, हमने तो सर्वे करवाया है, उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि लगभग 40 साल पहले सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। एक एक करके प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, और प्राइवेट स्कूल इतने खुल गए, उनकी पढ़ाई की फीस इतनी ज्यादा है कि एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कम से कम उसकी फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ लिया जाए तो एक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 8 से 10 हजार रुपया महीना चाहिए। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। और हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के पूरे 99% ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर एक महीने की जोड़ ली जाए तो 10,000 से 20,000 के बीच में हर महीने हमारे लोग कमाते हैं। तो क्या ऐसे हमारे 99% परिवार के लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का 15 से 20,000 रुपए महीने का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। इसका मतलब सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बर्बाद किया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनने लगे, सम्मान का जीवन जीने लगे। उनको ये बात रास नहीं आई। उन्होंने सोचा अगर इसी तरह गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? बहुत बड़ी साजिश रची गई है दोस्तों। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है, और ये साजिश सरकारों ने रची है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल आंख मीच कर किसी भी बात को ऐसे ही मान लेते हैं कि नेताजी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। नेताओं पे भरोसा करने की बजाय जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो धम्म का काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के का सम्मान करना चाहिए। नेताओं के गले में माला डालने की बजाय जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए मरने को तैयार रहते हैं, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करो। नेताओं का सम्मान करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी दिक्कत यह है, एक नेताजी आते हैं, हम उस नेता के लिए सब लोग सम्मान के रूप में बड़े बड़ी मालाएं लेके खड़े हो जाते हैं, और जो लोग अपना घर बार बेच के समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उनको हम सम्मान नहीं देते। ये गलत है। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो लोग देश के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को इज्जत देनी चाहिए। जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना करें वो इस लायक नहीं है कि उनके जीवन में कोई तरक्की आए।
आपके जीवन में तरक्की में जो लोग बाधा हैं वो इसलिए बाधा है क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है। आप लोग जो कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, जो कहते हैं हमें हमारा हक नहीं मिला, भारत में अगर तरक्की हुई है उस तरक्की में हमें हिस्सा नहीं मिला, वो लोग कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कोई मादिगा, कोई माला, कोई हड़िया, कोई कुछ, हम ही लोग आपस में टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम ही एक दूसरे को इज्जत सम्मान देने को तैयार नहीं है। हम ही लोग, कोई दलित है, कोई पिछड़ा, आदिवासी, ये तो है ही। दलितों में भी बहुत सारी जाति, आदिवासियों में बहुत सारी जाति, पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जाति, हम ही हजारों टुकड़ों में बट गए। तो भाई हमारी इस बंटवारे का फायदा तो दूसरे लोग उठाएंगे। तो अगर आप चाहते हो आपका शोषण ना हो, अगर आप चाहते हो आपका उत्पीड़न ना हो, तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप लोगों को अपने बीच फैले इस जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमारे बीच में जातिवाद फैला है, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। पहले दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के बीच में जो जातिवाद बढ़ गया है, उसके बीच में जो मनुवाद घुस गया है, अपने अंदर फैले हुए इस जातिवाद को तो खत्म करो। जिस दिन आपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दिया, रोटी बेटी का रिश्ता आपस में करना शुरू कर दिया, और जिस दिन आपने इस सच को जान लिया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम उस इतनी रिच, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच है, हम लोग बुद्ध के वंशज हैं, हम सब लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, संत गाड़गे महाराज का, संत कबीरदास जी का, संत गुरु रविदास जी का, हमारे अंदर पेरियार का, नारायण गुरु का खून हमारे अंदर है। तो भैया अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ। और वैसे भी आपको ये समझ आ जाना चाहिए, हमारा आपका सबका खून एक है, क्योंकि कुदरत ने जाति नहीं बनाई। अगर कुदरत ने जाति बनाई होती तो अमेरिका में भी जाति होती, जर्मनी में भी जाति होती, रसिया में भी जाति होती, चाइना में भी जाति होती, जापान में भी जाति होती, फ्रांस में भी जाति होती, इटली में भी जाति होती। जब पूरी दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? और जाति को किसने बनाया? जाति की वजह से किसको फायदा हुआ और जाति की वजह से किसको नुकसान हुआ? आपको पहचानना पड़ेगा, अपने अच्छे बुरे के बारे में पहचानना पड़ेगा। हम लोगों को चाहिए, हम लोग समाज को एकजुट करें, हम लोग अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करें। और जब हम लोग एक हो जाएंगे, अपनी ताकत 88% लोगों पर 12% लोग राज नहीं कर सकते। 88% पर 12% लोग राज नहीं कर सकते। भारत की सत्ता में, भारत के संसाधनों में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी वर्गवाद के सबको समान रूप से हिस्सा और भागीदारी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन है, तमाम तरह के खनिज पदार्थ की खाने हैं, जहां से उत्खनन होता है, अरबों खरबों रुपए का उत्खनन होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो केवल कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? यह सवाल बनता है नहीं बनता? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हमारा हक किसने मारा है। हम नहीं चाहते किसी दूसरे के साथ पक्षपात हो, लेकिन हमारे लोगों के साथ पक्षपात होगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे किसके लिए गंवा दिए? माता रमाबाई को जवानी में खो दिया, किसके लिए खो दिया? अपनी पूरी जिंदगी जलाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे जीवन में रोशनी पैदा की। क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निकम्मी और नाकारा औलाद है? क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ धोखा कर रहे हैं? क्या हम अपने सारे महापुरुषों के साथ धोखा कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर ईमानदारी है, वफादारी है, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, तो हम दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एकजुट करेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, अपने बीच फैले हुए जातिवाद को खत्म करेंगे और एक ऐसी सामाजिक शक्ति का निर्माण करेंगे ताकि कोई हमारे उत्पीड़न करने के बारे में सोच भी ना सके। वरना आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे, मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर हमारे लोगों की हत्या हो जाती है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो जाती है, पानी का घड़ा छूने पर हत्या हो जाती है। ये इस तरह का जुल्म अब हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे।
आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।